हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट ITI पे। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए क्लास यूज़फुल रहने वाली है। तो इसमें सबके लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे वो आप असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो ये चैप्टर, ये क्लास जो रहेगी, ये सभी के लिए कॉमन रहेगी। इसके आगे की क्लास अगर आप डिफरेंट अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फिटर ब्रांच से या किसी भी ट्रेड से, तो आप अगली अगली वाली क्लास जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है बनाई जा रही है। मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, एक दो यूट्यूब चैनल हैं जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो क्या किए हैं कि फिटर शुरू किए हैं और एक चैप्टर से लेकर के जो 15-20 चैप्टर हैं फिटर के, जो सब्जेक्ट हैं चैप्टर हैं, उसको पूरा शुरू किए जा रहे हैं अंधाधुंध। तो ऐसा नहीं है, ऐसे में एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है दोस्त। आपको क्या करना है कि जो UP SSSC ने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस सिलेबस में जो एक एक टॉपिक है, उस एक एक टॉपिक को अगर आप निकाल के ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे कहीं से भी, तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन होता है वो आपका सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाता है। तो आपको ये कोशिश करना है कि आपको वही चैनल से पढ़ना है, वही जगह से पढ़ना है, या फिर किसी भी चैनल पे कई सारी वीडियो अपलोड हो सकती हैं, तो आपको सिर्फ ढूंढ ढूंढ के वही चीज़ें जो है पढ़नी है जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पे आप हमको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ और छोटी छोटी जानकारियाँ वहाँ पे देता रहता हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स साझा करता रहता हूँ, जो एक बार में एक फ़ोटो में आपको याद करने वाली चीज़ें हों। उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सब प्रमोशन की बात हो गई, आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं और कुछ जो है हमारे साथ भी स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो आगे क्लासेस हम लाइव जो है अपडेट कर पाएंगे। तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अगले वाली क्लास तभी कंटिन्यू होगी जब इस क्लास का रिस्पांस अच्छा रहेगा। मैंने एक बुक्स के रिगार्डिंग एक और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे, जिसमें कई सारे कमेंट आए कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, क्लास स्टार्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स की बदौलत जो है क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं वेल्डर ट्रेड थ्योरी, जो वेल्डर ट्रेड होता है उसकी थ्योरी का 11-12 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, और आगे मेरा वही कंटिन्यू करने का जो है मोटिव था। तो मैं पढ़ाने को सारी ब्रांच पढ़ा सकता हूँ जितनी मैकेनिकल ग्रुप में है, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है वो सारी ब्रांचेस मैकेनिकल ग्रुप की मैं पढ़ा सकता हूँ, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ लड़के, एक दो लड़के हमको मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर आप फिटर से आप भी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं क्या। तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ITI किया ही नहीं है। तो आप ये भ्रम में ना रहें। कई सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो खुद फिटर से ITI किए हैं और खुद फिटर वालों को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप फिटर से आप ITI करने के बाद CTI करिए, जिससे आपके अंदर वो स्किल्स डेवलपमेंट हो जाए। या फिर आप क्या करें कि आप तभी पढ़ा सकते हैं, आपके अंदर तभी प्रतिभा हो सकती है कि यदि आप जो है ITI बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपने डिप्लोमा या बीटेक किया हो। अगर आप डिप्लोमा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपने बीटेक या एमटेक किया हो। तो एक हायर क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होता है। आप लोग समझ रहे होंगे, ये सब हमको ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे स्टूडेंट होंगे अगर आप लोग यहाँ पे विजिट किए होंगे तो ये जो चैप्टर होने वाला है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, सुरक्षा सावधानियाँ। सुरक्षा सावधानियाँ एवं सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह, तो ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। इसी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ फायर, टाइप ऑफ फायर यानी आग के प्रकार, और जो अग्निशमन यंत्र हैं, इन आग को बुझाने के लिए क्या क्या यंत्र यूज़ किए जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप लोगों ने इसको स्किप किया, और एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं देखना मेरे साथ, तो आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास को पूरी देखिएगा। अगर आपको पूरी क्लास देखना हो, अगर आप सीरियस में आप पढ़ने आए हैं यहाँ पे, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमसे जुड़िएगा। अन्यथा आप लोग यहाँ से सब्सक्राइब ना कीजिए, वो हमारे लिए चलेगा। क्योंकि अगर जो है आप लोग सब्सक्राइब करके सिर्फ रखेंगे और देखेंगे नहीं दोस्त, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी तरह से आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। तो आपके मन में ये भी रहेगा कि मैंने इस चैनल से पढ़ा भी था और हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं फंसे, क्योंकि आपने वीडियो तो पूरी देखी ही नहीं। सब्सक्राइब कर देने मात्र से जो है आपका एग्ज़ाम अगर क्रैक होता, तो
बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनको आप सब्सक्राइब करके ऑलरेडी रखे होंगे। तो आपसे निवेदन है कि कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कहीं से आप पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो उनकी क्लासेस को आप लोग पूरा देखिए। उसके बाद जो है आप कभी जो है कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम इजीली क्रैक होगा। टीचर जो है वो आपको 100% पूरी जानकारी देगा, किसी भी तरह से कोई पढ़ा रहा होगा तो। बस ये है कि किसी टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है, किसी टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ पाती है, तो वो टीचर आपके लिए बुरा हो जाता है। तो ये चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सुरक्षा के बारे में, यानी सुरक्षा क्या होती है। सुरक्षा शब्द सुनने से पहले हमारे जहन में आता है दुर्घटना। दुर्घटना, दुर्घटना के बारे में हम लोग समझेंगे दुर्घटना होता क्या है। दुर्घटना बेसिकली, अगर दुर्घटना की अगर हम लोग परिभाषा समझें, दुर्घटना असावधानी का ही परिणाम होती है। यानी कि अगर आप असावधानी बरतते हैं, असावधानी का परिणाम होती है। अब आपको बता दें कि जो दुर्घटना होती है, दुर्घटना 3% जो दुर्घटना होती है वो जो फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं, वर्कर कार्य करते हैं, उनके लापरवाही से होती है। लापरवाही से होती है। उसके बाद 1 से 2% उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से होती है। इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से होती है। अब इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से होने का मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री है उसका मैनेजर, उसके जो सुपरवाइज़र हैं, उसके जो मैनेजमेंट है वो समय समय पर ट्रेनिंग आपको नहीं दे रहे हैं, समय समय आपको बता नहीं रहे हैं, किसी कोई नई मशीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो किसी भी वर्कर को उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के कारण होती हैं। अब 3% वर्कर जो करते हैं उनकी लापरवाही से होती है। तो 3% वर्कर से जो लापरवाही से होती है वो लापरवाहियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे कि मशीन पे आप जो उचित कार्य कर रहे हैं उस उचित कार्य का आपको ज्ञान न होना, यानी कि मशीन के बारे में आपको पता न होना, उसके कारण क्या है जो वर्कर के द्वारा होती हैं। मशीनों के क्रियान्वयन का उचित ज्ञान न होना, उचित ज्ञान न होना, ये कारण हो गया। दूसरा कारण, जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। उत्सुकता यानी कि वर्करों के अंदर उत्सुकता। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि किसी वर्कर के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता है तो वो भी क्या होती है, दुर्घटना का कारण हो सकती है। ओवर टाइम अगर आप किसी वर्कर से करवा रहे हैं तो वो भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। कोई जो वर्कर है वो, उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी कि अधिक आत्मविश्वास आ जाना भी क्या होता है, दुर्घटना का कारण हो सकता है। उसको किसी भी ट्रेनिंग आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, उसको उस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। इधर उधर वो घूम रहा है, आपस में मजाक कर रहा है किसी वर्कर से, यानी कि फुल डिसिप्लिन में नहीं है, तो वो भी दुर्घटना का कारण हो सकती है। उसके जो कपड़े हैं, घड़ी है वो पहन के आया है, बाल उसके बड़े हैं और वो चप्पल पहन के आया है, जूते पहन के नहीं आया है, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं दुर्घटना के कारण के। तो ये सब किसकी लापरवाही से होते हैं, ये सब वर्कर की लापरवाही से होते हैं। और इंडस्ट्री के मैनेजमेंट से जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमने आपको बता दिया कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में क्या मशीनें कहाँ रखनी है, ये इसका जो है उचित जो है वो लोग प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। कहीं रास्ते में रख दिए मशीन, कोई मशीन रास्ते में रख दी गई, कहीं ग्रीस पड़ा है, फर्श पे तेल पड़ा है तो उसको साफ़ नहीं करवाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट से धोखा हो जाता है। वर्कर से जो धोखा होता है वो वर्कर जैसे कि साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के नहीं आ रहा है, टाई लगा के आ रहा है वर्कर और घड़ी बांध के आ रहा है, यानी कि फैशन में चल रहा है, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ओवर टाइम करने की जल्दी है उसको, ज़्यादा पैसे जो है ज़्यादा अर्न करने के चक्कर में वो क्या है, ओवर टाइम जल्दी जल्दी काम करता है और 8 घंटे के बजाय 12 घंटे 16 घंटे काम करता है, तो वहाँ भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो दुर्घटना जो है दुर्घटनाओं के कारण है। अब इन दुर्घटनाओं से
बचने के लिए हमको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो सुरक्षा जो है, अगर सुरक्षा के बारे में हम लोग समझें तो सुरक्षाएं 3 प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो सुरक्षा होती है यानी कि सावधानियां, वो कितने प्रकार की होती हैं। सावधानियां, सावधानियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है निजी सुरक्षा, निजी सुरक्षा। एक होती है मशीनों की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा। और तीसरा होता है साधारण सुरक्षा, साधारण सुरक्षा। तो निजी सुरक्षा का मतलब ये है कि जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप अपने बारे में जो सुरक्षा करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए जो चीज़ें अपनाएंगे, वो निजी सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। जैसे आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो मान के चलिए कोई मशीन का कोई पार्ट टूट गया, कोई पार्ट खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, उसको लेके आते हैं नया और वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर आपके हाथ में, आपकी उंगलियों में, आपकी आँख में कहीं भी जो है किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल ये हो सकता है कि फिर कोई ऐसा मार्केट में कोई दुकान नहीं मिलेगी आपका जो आपकी आंख रिप्लेस कर दे, जो आपका हाथ रिप्लेस कर दे। डॉक्टर अवेलेबल हैं लेकिन उतनी अच्छी तरीके से जो है वो इलाज नहीं हो पाएगा। तो निजी सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। तो निजी सुरक्षा जो होती है वो वर्कर्स की सुरक्षा होती है, वर्कर्स या काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा। अब वर्कर्स या काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे होगी, हमने आपको बताया था दुर्घटना के कारण। तो जो दुर्घटना के कारण यानी कि लापरवाही जो वर्कर्स की वजह से हो रहे थे, वही इसके बचाव हो सकते हैं। जैसे आप टाई पहन करके ना आएँ, आप घड़ी पहन के ना आएँ, आप बाल बड़े ना रखें, आपके कपड़े ढीले ढाले ना रहें, चप्पल उप्पल पहन के ना आएँ आप लोग, खुले हुए किसी प्रकार के जो आप स्लीपर होते हैं उसको पहन के ना आएँ, जो जूते पहन के आएँ वो मोटे सोल वाले हों। तो इस प्रकार की सुरक्षात्मक जो है चीज़ें जो है आप अपना सकते हैं। तो इसमें आप क्या, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है। आप हमारे द्वारा बोली गई एक एक बातों को अच्छे से सुनिए, 2 बार 3 बार रिपीट मोड में क्लास को देखिए। क्लास को 1.25 स्पीड पे देखिए क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप क्या करेंगे, क्लास को 1.25 की स्पीड में 2 से 3 बार देखेंगे, या आप क्लास को अगर एक बार देख रहे हैं तो लिखते जाएंगे। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो निजी सुरक्षा में हमने आपको बताया कि निजी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। ये ढीले ढाले कपड़े पहन के ना आए आप लोग, ट्रेनिंग आप लोग सही से लिए रहें। कोई मशीन चल रही है तो उस मशीन को हाथ से ना रोकें। जैसे मान के चलिए कि लाइट जो है चली गई है और आपका मशीन बंद हो गया है, तो मशीन के जो रोटेटिंग पार्ट हैं वो घूम रहे हैं, तो आप उसको हाथ से रोकने की कोशिश ना करें। इससे भी क्या है, आप अपनी निजी सुरक्षा जो है वो कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जैसे मान के चलिए कि कहीं छोटे छोटे बुरादे निकल रहे हैं, चिप्स निकल रही हैं, कोई मशीन की मशीनिंग हो रही है, किसी पार्ट्स की कटिंग हो रही है, तो उसको आप लोग हाथ से ना साफ करें, उसको आप लोग ब्रश से साफ करें, कपड़े से साफ करें। या फिर कहीं भी किसी प्रकार का तेल पड़ा हुआ है, फर्श में ग्रीस पड़ी हुई है, तो उसको आप लोग साफ करें अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें से जो है आप बचा जा सकता है, निजी सुरक्षा आप कर सकते हैं। मशीनों की सुरक्षा क्या है, अब जितना इम्पोर्टेंट निजी सुरक्षा है उतना ही इम्पोर्टेंट मशीनों की सुरक्षा भी है। जैसे मशीन जो है, मशीनों के कारण ही जो है आपके कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के काम संपादित होते हैं। यानी कि अगर मशीनें खराब पड़ जाएंगी तो आपकी जो कार्यशाला है, वर्कशॉप है, वो बंद पड़ जाएगी। जब बंद पड़ जाएगी तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके जो इंडस्ट्री है वो बंद पड़ेगी तो आपकी भी अर्निंग पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मशीनों की सुरक्षा जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करें हम लोग मशीनों की सुरक्षा में, तो मशीनों की सुरक्षा के लिए समय समय पर मशीनों में तेल ग्रीस आप देते रहिए। यानी कि समय समय पर लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहक, स्नेहक देते रहिए। यानी कि जो मशीन के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो बताया गया हो कि इस समय पे जो है आपको जो है ये सारी चीज़ें देनी है, उसमें मेटिंग पार्ट्स में स्नेहक देना है, ग्रीस डालना है, ऑयल डालना है, लुब्रिकेंट डालना है, तो उस समय समय पर आप उसको देते रहेंगे तो आपकी मशीन की सुरक्षा हो सकती है। मान के चलिए कि लाइट कट गई है, लाइट कट जाने पर स्विच को ऑफ कर दें,
स्विच को ऑफ कर दें। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। मशीनों के किसी भी मेटिंग पार्ट्स में जो है आप किसी प्रकार के कचरा धूल लकड़ ना पड़ने दें। मशीन जब भी आप आएँ अपने इंडस्ट्री में, अपनी मशीन को जब स्टार्ट करें, किसी मशीन को, किसी पार्ट्स को, तो उसको अच्छे से साफ़ करें कपड़े से, कॉटन से, किसी प्रकार से। उसके बाद उसको पूरी तरह से चेक करें कि सारे पार्ट्स अपनी जगह पे लगे हुए हैं। जो हम लोग मेटिंग पार्ट्स की मशीनिंग कर रहे हैं वो सही से फिट है या नहीं, कि पता चला कि आपके टूल को ही तोड़ दे वो। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करके उसके बाद आप क्या करें, अपनी मशीन को स्टार्ट करें। और समय समय पर ये सारी चीज़ें जो है आप लोग ध्यान देते रहेंगे तो आपकी जो है वो मशीन की सुरक्षा आसानी से हो सकती है। साधारण सुरक्षा में साधारण सुरक्षाएं आती हैं। किसी भी प्रकार की साधारण सुरक्षा, चाहे वो आपकी सुरक्षा हो, चाहे वो मशीनें की सुरक्षा हो, चाहे वो इंडस्ट्री में किसी प्रकार की सुरक्षा हो, जैसे तेल तेल ग्रीस फर्श पे पड़ा हुआ है, यानी कि फर्श पर ऑयल पड़ा हुआ हो तो उसको साफ कर दें। वर्कशॉप में इधर उधर ना घूमें। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो निजी सुरक्षा सावधानियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे कि सावधानियां या सुरक्षा कितने प्रकार की होती हैं। तो वो निजी सुरक्षा हो गई, मशीन की सुरक्षा हो गई और साधारण सुरक्षा हो गई। 3 प्रकार की सुरक्षा या सावधानियां होती हैं। सुरक्षा या सावधानियां एक ही बात है, तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के सुरक्षा चिन्ह के बारे में। जैसे मान के चलिए कि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे कुछ चिन्ह बने हुए होते हैं। तो जब तक आप उस चिन्हों को नहीं समझेंगे, उन चिन्हों के बारे में नहीं जानेंगे, तो आप उसको फॉलो कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे धूम्रपान निषेध है, यहाँ पे जो है आग जलाना वर्जित है, आगे हॉस्पिटल है, तो आप जानेंगे कैसे। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, तब जो है आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे यानी कि कोई ज्वलनशील पदार्थ रखा हुआ है, पेट्रोल रखी हुई है, एलपीजी रखी हुई है, इसका मतलब हमको यहाँ पे किसी प्रकार की आग नहीं जलाना है। और कहीं पे नंगी वायर टहल रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला होता है, नंगी वायर है, तो वहाँ पे खतरा लिखा रहेगा। आपके सिंबल के द्वारा आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है। तो इन सब चीज़ों को जब तक आप समझेंगे तभी आगे आप किसी भी तरह से किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा चिन्ह ये 4 प्रकार के होते हैं। आदेशात्मक चिन्ह, निषेध चिन्ह, चेतावनी चिन्ह और सूचना चिन्ह। ये 4 प्रकार के चिन्ह जो होते हैं। अब जो आदेशात्मक चिन्ह जहां भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, गोलाकार यानी कि एक वृत्त बना रहेगा। उस वृत्त में क्या रहेगा, वो पूरा वृत्त जो है वो नीला आकार का रहेगा, नीला रंग का रहेगा। ये पूछ सकता है कि आपका जो आदेशात्मक चिन्ह होता है वो कैसा होता है। तो जो आदेशात्मक चिन्ह रहेगा वो गोलाकार रहेगा, उसका पूरा जो कलर रहेगा वो नीला रहेगा, उसके अंदर जो चिन्ह बने हुए रहेंगे वो सफ़ेद रहेंगे। जो चिन्ह बने रहेंगे वो सफ़ेद रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अभी कुछ जो है आपके सामने हम बताएंगे कुछ चिन्हों के बारे में, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद निषेध चिन्ह क्या होता है, ये भी गोलाकार होता है। गोलाकार होने के साथ साथ इसमें रेड कलर का जो है वो क्रॉस बना हुआ होता है, रेड कलर का क्रॉस बार बना हुआ होता है। और ये इसका आकार जो है वो गोलाकार होता है। जैसे मान के लिए धूम्रपान निषेध बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है सिगरेट बना रहेगा और ये यहाँ पे रेड कलर का आपका क्रॉस बना हुआ रहेगा। उसके बाद चेतावनी चिन्ह जो रहेगी, चेतावनी चिन्ह कभी भी कहीं भी रहेगा तो वो आपका त्रिभुज आकार का रहेगा, त्रिभुजाकार रहेगा।
उसके बाद जो सूचनात्मक चिन्ह रहेगा वो वर्गाकार रहेगा। सूचनात्मक चिन्ह में आपको सूचना दी जाएगी, जैसे मान के चलिए आगे हॉस्पिटल है तो आपको सूचना दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है। उसके बाद जैसे आदेशात्मक चिन्ह रहेगा तो आपको बिल्कुल आदेश ही दिया जाएगा कि ऐसा काम यहाँ पे जो है होता है, ये चीज़ यहाँ पे करो, आप ये चीज़ आप यहाँ पे करिए। जैसे कि आप यहाँ पे हेलमेट लगाए के आइए, आप जो है दस्ताने यूज़ करिए, तो वो क्या किया जा रहा है, वो आदेशात्मक चिन्ह दिया जाएगा। जैसे हेलमेट लगाना, दस्ताने लगाना, जूते पहनना। तो जैसे ही किसी इंडस्ट्री में आप एंटर करेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक गोलाकार पूरे नीले कलर का बना रहेगा सिंबल, और उसके अंदर अगर हेलमेट बना हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या बताया जा रहा है, ये आदेशात्मक चिन्ह है, ये आदेश दिया जा रहा है हमको कि आप यहाँ पे अगर आप एंटर किए हैं इस वर्कशॉप में तो आप क्या करें, आप हेलमेट लगा के ही अंदर काम करें। उसके बाद अगर दस्ताने बने हुए हैं तो आप यहाँ पे दस्ताने पहन के ही आएँ। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो आदेशात्मक चिन्ह में आती हैं। निषेधात्मक चिन्ह में जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया ही कि निषेधात्मक चिन्ह का मतलब यह है यहाँ पे कोई भी चीज़ वर्जित है, मतलब यहाँ पे ये कार्य आप ना करें, यह इसीलिए इसको रेड बॉर्डर से क्रॉस कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे आग जो है वो आप नहीं जला सकते हैं। अगर आग बना के काट दिया, आग हो गया, स्मोकिंग हो गया, इस प्रकार की चीज़ें जो है आपको रोकी जाती हैं, तो वो निषेधात्मक चिन्ह जो है कहलाती हैं। उसके बाद चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह का मतलब ये है कि आपको चेतावनी दी जाती है कि जैसे यहाँ पे आग का रिस्क है, यहाँ पे बच के चलें। जैसे आप रेलवे की जो ऊपर जहाँ से आप क्रॉस करते हैं, जो पुल बने हुए होते हैं, ओवरब्रिज बने हुए होते हैं रेलवे की पटरियों के ऊपर से, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, चेतावनी चिन्ह में ऐसे बना हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक का आपको शॉक लग सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आग का रिस्क है, फायर का रिस्क है, तो आपको ये बताया जाता है, आपको चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पे आप आराम से और सावधानी पूर्वक चलें, यहाँ पे ये सब चीज़ों का जो है आपको रिस्क हो सकता है। सूचनात्मक चिन्ह के बारे में हमने आपको बताया कि सूचनात्मक चिन्ह क्या होते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाता है, सूचना दी जाती है जनरली कि यहाँ पे जो है आगे हॉस्पिटल है या आगे फर्स्ट एड रखा हुआ है। जैसे आप कहीं पे फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ रहेगा, आप बसों में देखते होंगे, ट्रक में देखते होंगे, कहीं भी आप किसी वाहन में देखते होंगे तो वहाँ पे ऐसे वर्गाकार बना रहता है और प्लस का चिन्ह बना रहता है। तो आपको वो क्या करता है, आपको सूचना देता है, आपको सूचित करता है कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ये सूचना है आपके लिए कि यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये कुछ चिन्ह हुए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ चिन्हों के बारे में। तो इन चिन्हों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी ये जो हमने आपको ओवरव्यू बताया, इससे आप किसी भी चिन्ह को आपको रटना नहीं है, आप आसानी से समझ पाएंगे, ये पहचानने के तरीके हैं उनको। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फायर, यानी कि आग के प्रकार के बारे में। आग के प्रकार के साथ जो अग्निशमन यंत्र होते हैं, उनको बुझाने के जो यंत्र होते हैं उनके बारे में समझेंगे, उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि वो जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसान भाषा में एक साथ आपको बताएं, जिससे आपको वो चीज़ें याद रहें। तो टाइप ऑफ फायर पढ़ते हैं हम लोग। जो आग बेसिकली होती क्या है, अगर आग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो आग के लिए, आग जलाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। कुल मिला के ये तीन चीज़ हमारे पास जो है उपस्थित होनी चाहिए किसी भी आग को जलाने के लिए। अब आग होती क्या है, किसी भी ज्वलनशील पदार्थ के जो जलने की जो प्रवृत्ति होती है, जब वो जलने लगता है तो वही क्या होती है, आग कहलाती है। और आग के लिए ये तीन चीज़ की सख्त ज़रूरत है, किसकी, ईंधन की, ऊष्मा की, आग की और ऑक्सीजन की। तो आग जो है, आग का अगर वर्गीकरण हम लोग देखें तो आग को जो है चार भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जैसे वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी। तो जो वर्ग ए में जो आग के प्रकार में, जो वर्ग ए में जिस जिस मटेरियल से आग लगती, जिस जिस पदार्थों से आग लगती है, वो है लकड़ी है, कपड़ा है, इस प्रकार के जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो आग लगती है वो क्या कहलाती है, वो वर्ग ए की आग कहलाती है। जैसे लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, कपड़ा हो गया। उसके बाद अब वर्ग बी की जो आग होगी वो क्या कहलाएगी, जैसे तेल संबंधित आग, जैसे पेट्रोल से आग लग गई या ग्रीस से आग लग गई, इस प्रकार के डीजल से आग लग गई, तो इस प्रकार की मिट्टी का तेल हो गया। तो ऐसे जो तेल संबंधित जो आग लगती हैं वो वर्ग बी में रखी गई। उसके बाद
जो वर्ग सी की आग हुई वो गैसों की आग हुई। जैसे मान लीजिए कि आप घर में जो एलपीजी आता है उससे आग लग गई, तो गैस संबंधित जो आग होगी वो क्लास सी में रखी गई, यानी कि वर्ग सी में रखी गई। उसके बाद वर्ग डी की बात करें तो जो धातुओं संबंधित धातु हो गई, धातु संबंधित आग हो गई और विद्युत संबंधित आग जो हो गई वो वर्ग डी में रखी गई। अब ये आग के क्लासिफिकेशन तो हो गए, आग का वर्गीकरण हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर इस प्रकार की आग लगती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आग बांटने का मतलब क्या हुआ? बांटने का मतलब ये हुआ जिससे आप पहचान कर पाएँ और ये अपने आप को जो है श्योर कर पाएँ कि किस प्रकार की आग है, तो क्या हमको बुझाने के लिए जो है उपकरण लगेंगे। अब जैसे मान चलिए कि हमने यहाँ पे वर्ग ए की आग के बारे में बताया है, लकड़ी, कागज़, कपड़ा, इस प्रकार की इस आग जो है वो साधारण आग होती है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली पानी से क्या करेंगे, इसको बुझा देंगे, यानी इस पर पानी की बौछार मारेंगे, पानी की छिड़काव करेंगे, जिससे वर्ग ए वाली जो आग है वो क्या होगी, बुझ जाएगी। उसके बाद जो वर्ग बी की आग है वो क्या होगा, जो तेल संबंधित आग लगेगी उसको झाग यानी कि फोम से या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से हमको बुझाना पड़ेगा। CO2 हम लोग इसलिए प्रोड्यूस करेंगे, CO2 प्रोड्यूस करेंगे तो ऑक्सीजन का जो है मात्रा घट जाएगा और ऑक्सीजन उसको चाहिए जलने के लिए, तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, CO2 हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे। और झाग यानी कि फोम टाइप के जो है अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें फॉर्म भरा होता है, तो उसका हम लोग यूज करते हैं वर्ग बी की आग को बुझाने के लिए। उसी तरह से अगर हम लोग अब वर्ग सी की बात करें तो वर्ग सी की आग जो गैसों से लगी आग होती है उसको कैसे बुझाते हैं, उसको भी हम लोग CO2 या हैलोन के थ्रू क्या करते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद जो वर्ग डी की आग है वो धातु और विद्युत की, जैसे कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट शॉर्ट हो गया, कोई बोर्ड हो गया उसमें आग लग गई, इस प्रकार की जो आग होती है तो वो क्या होती है, क्लास डी की होती है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, CO2 और CTC यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन तकनीकी से जो क्या करेंगे हम लोग क्लास डी की आग को बुझाएंगे। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो क्लास बी की आग होती है उसको कभी भी किसी भी कीमत पे आपको पानी से नहीं बुझाना है, और क्लास डी की जो आग आती है उसको भी क्या करना है, पानी से नहीं बुझाना है, क्योंकि अगर इसमें आप पानी से बुझाएंगे तो खतरा हो सकता है। तो ये आपको जो है ध्यान देना है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें अग्निशामक यंत्र की, अब जैसे मान लीजिए आग के प्रकार तो हो गए, अब आग लग चुकी है, आग को बुझाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अग्निशामक यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो जनरली जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो वो 6 प्रकार से जो है क्या करे गए हैं, बांटे गए हैं। तो अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वो आप जनरली इंडस्ट्री में कोई भी आग लगती है, बसों वसों में आप देखते होंगे, हॉस्पिटल्स में देखते होंगे कि अग्निशामक यंत्र जो होते हैं वो टंगे हुए रहते हैं। तो ये बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। तो अग्निशामक यंत्र जो है बेसिकली वो 6 प्रकार के होते हैं। अग्निशामक यंत्र हो गया या तो फिर अग्निशमन यंत्र हो गया, अग्निशमन यंत्र। तो ये 6 प्रकार के बांटे गए हैं। तो ये जो 6 प्रकार के अग्निशमन यंत्र हैं ये इसलिए बांटे गए हैं कि आप अगर जान पाएंगे कि कौन से क्लास की या कौन से वर्ग की आग है, तब आप ये भी जान पाएंगे कि किस प्रकार के जो है अग्निशमन यंत्र का जो है हमको यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, जो पहला अग्निशमन यंत्र है वो है जलयुक्त अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र, अब जो जलयुक्त अग्निशमन यंत्र होता है इसमें क्या होता है, जनरली पानी भरा होता है, इसमें वाटर हम लोग अंदर इसके शमन यंत्र में जो है एक सिलेंडर जैसा रेड कलर का टंगा रहता है। इसको हम लोग काफ़ी फर्दर बाद में डिस्कस कर लेंगे। मैं हालांकि बगल में इसकी स्क्रीन पर फोटो भी आपको लगा दे रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें हम इस जो सिलेंडर दिख रहा है, इस सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी को जो है इसमें फिल कर देते हैं। अब ये जो आग होती है ये कौन सी आग को बुझाने के काम में आती है, तो हमने जो वर्ग ए की आग बताई थी वही आग जो लकड़ी, कपड़ा और कागज़ों से जो आग लगती थी वही आग को जो है हम लोग इससे क्या करेंगे, जल युक्त अग्निशमन यंत्र से बुझाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो दूसरे प्रकार की जो अग्निशमन यंत्र है वो कौन सा है, तो वो है फोम
टाइप अग्निशमन यंत्र। तो फोम टाइप अग्निशमन यंत्र क्या होता है कि इसमें जनरली जो फोम बनाया जाता है वो साबुन हो गया, निरमा हो गया, शैम्पू हो गया, तो इन सबको क्या करते हैं हम लोग फोम के रूप में जो है घोल के फोम बना देते हैं। उसके बाद जो है इसको क्लास बी टाइप की जो आग होती है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो इसका शैम्पू होता है इसका जो है बनाने के लिए यूज़ साबुन, तो इस प्रकार के झाग वाले जो पदार्थ हैं इनको क्या करते हैं, इनसे हम लोग फोम टाइप का जो है बना लेते हैं और इसको जो है इस सिलेंडर में फिल कर देते हैं। उसके बाद क्लास बी टाइप की जितनी भी आग लगती है उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा अग्निशमन यंत्र है वो कौन सा है, शुष्क पाउडर टाइप। ये शुष्क पाउडर टाइप यानी कि इसमें सूखा पाउडर भरा जाता है सिलेंडर में, और ये जो है ये क्लास डी टाइप की जो है आग को बुझाने के काम आता है। शुष्क पाउडर टाइप अग्निशमन यंत्र। तो ये क्या होता है, इसमें शुष्क पाउडर भरा होता है, शुष्क पाउडर, और ये क्या करते हैं इसको क्लास डी टाइप की जो है आग को बुझाने में काम में लाते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जल युक्त अग्निशमन यंत्र है तो क्लास ए को बुझाएगा यानी वर्ग ए वाली आग को बुझाएगा, फोम टाइप है तो वर्ग बी वाले आग को बुझाएगा, और शुष्क पाउडर टाइप है तो वो क्लास डी वाली आग को बुझाएगा। उसके बाद जो हमारा चौथा अग्निशमन यंत्र है वो कौन सा है, CO2 टाइप यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र तो इसमें जनरली क्या करते हैं हम लोग CO2 फिल कर देते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को घटाने की कोशिश करते हैं। जब भी कहीं भी आग लगती है तो वहाँ पे क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा CO2 हम लोग प्रोड्यूस कर देंगे तो वहीं पे क्या होगी, हमारी आग जो है आसानी से बुझ पाएगी। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्लास डी टाइप की आग को बुझाने में जो है यूज लाते हैं। उसके बाद जो हमारी पाँचवीं जो है अग्निशमन यंत्र है वो कौन सी है, CTC है। CTC यानी कि कार्बन टेट्रा और क्लोराइड अग्निशमन यंत्र। इसका हम फुल फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो अग्निशमन यंत्र होता है ये क्लास A, B, C, D ये चारों क्लास की आग को क्या कर सकते हैं, हम इससे बुझा सकते हैं। यानी कि A, B, C, D इन चारों आग को बुझा सकते हैं और इसमें CCl4 जो है वो रसायन भरा जाता है। उसके बाद अब हम लोग जो छठवां नंबर है हमारा लास्ट जो है अग्निशमन यंत्र दिख रहा होगा, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग रेत से भरी बाल्टियाँ यूज़ करते हैं। रेत से भरी बाल्टियाँ यूज़ करते हैं। अब ये रेत से भरी बाल्टियाँ क्या होती हैं, आप देखते होंगे रेलवे में आजकल ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आप स्टेशन पे देखते होंगे लाल कलर की एक बाल्टी होती है, तो वो क्या होता है इसमें यूज़ किया जाता है, रेत से भरी बाल्टियाँ। अब ये क्या है कि ये रेत से भरी बाल्टियाँ जैसे मान लीजिए कि कहीं आग लग गई, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया या तो फिर पेट्रोल या डीजल संबंधित कोई भी आग हो गई, इसको हम लोग जो है इससे आसानी से बुझा सकते हैं। तो रेलवे में जो है इसका प्रचलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा है। अब बिजली की आग जो है बहुत आसानी से इससे बुझा सकते हैं हम लोग। तो ये हुए हमारे आग के प्रकार, अग्निशमन यंत्र, और आग क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और आगे जो है किस टाइप से वीडियो आप चाहते हैं, कौन सी ट्रेड की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, जिससे वीडियो हम लोग जो है वो अपलोड कर पाएँ। तो थैंक यू दोस्तों, खुश रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।